जो स्वास्थ्य विभाग को देखती हैं अनुप्रिया पटेल की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एक बात बताइए, आप तो बीए ऑनर्स किया बीए पास किया आपने? बीए इंटीग्रेटेड। अच्छा, तो लेडी श्री राम काल से जी। तो मोदी ने क्या देखा आप में कि आपको स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया? ये तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए, मैं कैसे दे सकती हूँ? आपने कोई देखा होगा कि आप देख सकती हैं इस डिपार्टमेंट को कि आपको किसने क्या देखा ये तो मैं नहीं कह सकती, ये तो वही बता सकता है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को और युवाओं को तरजीह देकर उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनको शामिल करना चाहते हैं और मैं दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल करती हूँ। तो मुझे लगता है कि इस नाते भी और अपना दल एनडीए का घटक दल है, तो इन तीनों बातों को देखते हुए निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी देने के बारे में सोचा है। क्यों देखो, महिलाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आपके 29 मेंबर की कैबिनेट है, उसमें 4 या 5 महिला प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा हैं मंत्री हैं वहाँ पर मेरे को लगता है कि आपको चुना इसलिए कि यूपी के अंदर ज़्यादा बीमारी, क्योंकि आपके क्षेत्र में ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं ना, वहाँ पर बच्चे एंसेफ्लाइटिस हो जाता है, कभी किसी को कुछ हो जाता है, कि ये तो या आपकी कास्ट का इम्पोर्टेंस है कुछ? देखिए, आपने 2 विषय पूछ लिए मुझसे बीमारियों के बारे में, मतलब मेरे विभाग के बारे में पूछ लिया। तो एंसेफ्लाइटिस निश्चित रूप से मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से से आती हूँ, पूर्वांचल से, उसमें अगर हम गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, इन तमाम ज़िलों की बात करें तो यहाँ पर एंसेफ्लाइटिस एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। एम्स का शिलान्यास किया है उसी हिस्से में, और एंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए बहुत और प्रयास किए गए हैं। नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया है। अभी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस के कंट्रोल के लिए, उसकी रोकथाम के लिए 50 करोड़ की धनराशि जो हमारी केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को दी, उसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ। सब चुनाव के नजदीक याद आया उनको। नहीं, ये तो ऐसे पिछले 2 महीने में नहीं, ये तो वो कार्य हैं जो रेगुलर कोर्स में चलते रहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग करता ही रहता है, क्योंकि राज्य का विषय होता है स्वास्थ्य, लेकिन केंद्र सरकार राज्यों को टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट करती रहती है। तो क्योंकि एंसेफ्लाइटिस हमारे उस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। बीमारी का इसमें नाम ले दिया क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए कि आपको क्यों हेल्थ डिपार्टमेंट दिया। सवाल दूसरा ये भी कारण होता है क्योंकि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के पड़ोसी हैं आप। पड़ोस में तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इलाहाबाद, चंदौली सब पड़ोस में ही है, तो उसके अंदर गाजीपुर सभी पड़ोस में, प्रधानमंत्री से दूरी नहीं है। कि एक कास्ट भी कारण रहा है आपको रखने के अंदर कि आप ऐसी कास्ट से बिलोंग करती हैं जो उस इलाके के अंदर काफ़ी डोमिनेंट हैं, रोल प्ले करती हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ एक जाति से मैं हूँ ये तो कोई चयन का कारण नहीं हो सकता। मैं किसी जाति में जन्म लेती हूँ, इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि क्या उस जाति के लोग मुझे अपना नेता मानते हैं या किसी भी व्यक्ति विशेष को अपना नेता मानते हैं। क्या हमारे साथ ज़मीन पर जन समर्थन है? केवल जाति में जन्म लेना ही तो काफ़ी नहीं है। जाति के लिए आप संघर्ष करते हैं या नहीं करते हैं, लोग आपके साथ खड़े हैं या नहीं, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है, यहाँ तो जनमत ही सारा महत्व रखता है। आप 73 में से एक एमपी है ना उस पार्टी के, एनडीए के जो 73 एमपी जीत करके एनडीए के 73 वो तीनों के तीनों के पीछे प्रभाव है, उनके पास जन का समर्थन होगा तभी जीत करके आई है। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको इसलिए रखा कि आपके सपोर्ट में जाति भी खड़ी है, आम समर्थन भी खड़ा है, तो आपको लगता है कि आपकी जाति की वजह से आप जीती थी क्या वहाँ? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे तो सभी लोगों ने मिलकर सहयोग किया है और निश्चित रूप से मेरी अपनी जाति के लोग क्योंकि बहुत भारी संख्या में मिर्जापुर में हैं, तो उनका समर्थन तो मुझे मिला ही मिला है। इस बात से कैसे मैं इनकार कर सकती हूँ, और बाकी और लोगों ने भी मुझे समर्थन किया है। तो आपको शायद लड़ाई जीतना मुश्किल होती, ऐसा लगता है? अब हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। वैसे आपने तो एक ही चुनाव लड़ा है, एमएलए का लड़ा था पहले, उसके बाद ये लोग सब। हाँ, 2 चुनाव लड़े, तो मेरी तो राजनीति की शुरुआत ही 2010 में हुई है। तो अब आगे जैसे एमएलए का चुनाव में तो जाति ज्यादा रोल प्ले करती है, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है लोकसभा के अंदर, क्योंकि आपका कहना ये कि जाति अगर नहीं आपको सपोर्ट करती, शायद आपको जीतने में इतनी लीड जो मिली है उतनी शायद ना मिलती। देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि जाति का तो अपना योगदान है ही, लेकिन बाकी और भी लोगों का सबका योगदान है, और मुझे लगता है कि हर चुनाव का अपना एक स्वरूप होता है, अपना एक कैरेक्टर होता है, और हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। तो कोई भी एक फैक्टर नहीं होता है, कोई भी एक कारक नहीं होता है किसी भी चुनाव को जीतने का। सोनेलाल जी ने संघर्ष किया, बीएसपी से शुरू किया है, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उनका तो एक एंटी कैपिटलिज्म, एंटी ब्राह्मणिज्म एक लड़ाई रही। अब तो कहाँ ब्राह्मणवादी पार्टी में चली गई उसके बाद। मतलब सोनेलाल जी आप कहते हैं आपके पिताजी का जो कंट्रीब्यूशन रहा उसकी वजह से लोगों ने वोट दिया आपको। देखिए, मेरे पिताजी का एक सपना था
कि जो इस देश के कमज़ोर लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको शिक्षा में, रोज़गार में, सत्ता में भागीदारी मिले। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की, तो 2007 के विधानसभा चुनाव में जब मेरे पिताजी के हाथों में अपना दल की कमान थी, तब भी गठबंधन हुआ था। आपको याद होगा कि जब लखनऊ में 2014 के चुनाव के पहले माननीय मोदी जी आए थे और उन्होंने 3 मार्च को, अगर मुझे तारीख ठीक याद है, तो एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया था और उसमें उन्होंने कहा था उस मंच पे खड़े होकर कि मैं पिछड़ी जाति की माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ और देश में आने वाले वर्ष दलितों और पिछड़ों के सम्मान और उनके अधिकार के लिए समर्पित होंगे। तो कहीं ना कहीं जब मोदी जी को मैं 40 साल से जानता हूं, मैं भी हैरान था कि वो भी अपने आप को पिछड़े पहली बार प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि वो चुनाव जीते थे विकास के नाम पर। तो जाति का इंपॉर्टेंस आपको भी लगा? आप बहुत अनुभवी हैं, आपने बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन मेरी अभी शुरुआत है। जिस बात से मुझे लगा, मैं प्रभावित हुई और मुझे लगा कि मेरी पार्टी इस पार्टी के साथ चल सकती है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो ये उनके शब्द थे और उनका इस कदर प्रभाव था कि मुझे आज तक याद है। और मेरी पार्टी के लोगों को भी लगा कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो पिछड़ों की बात कर रहा है और पिछड़ों के भविष्य और उनके हक अधिकार के बारे में, देश के बारे में सोच रहा है, तो हमें लगता है कि कुछ परिवर्तन हो सकता है। मेरी पार्टी की बात है, आप कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? आप तो पार्टी कौन सी है आपकी? ये तो बताइए ना। ये तो आप बड़ा अपना दल जो है, आपकी माता जी की पार्टी है अलग है, आपकी अलग है, कौन सी पार्टी की बात? मुझे लगता है कि मेरी पहचान ही अपना दल से है और अपना दल की मैं अध्यक्ष हूँ। आपकी माता जी चुनाव को लगता है कि बेटी ने हरा दिया मेरे को? माता जी को मेरे से ज्यादा वोट मिला था। जब मैं रोहनिया जीती थी तो 57,000 वोट पाई थी। माता जी जब मेरी सीट पे चुनाव लड़ी थी तो वो 62,000 वोट पाई थी। बावजूद भी हार गई ना। तो ठीक है, ये कुछ वक्त होता है, तो परिस्थितियां होती हैं। मेरी पार्टी से लेकिन अगर मैं वोट की दृष्टि से बात करूं तो उनको मेरी ही सीट से मुझसे ज्यादा वोट मिला था। पार्टी की कौन सी? अपना दल, अपना दल मेरी पार्टी है। वो कहती है मेरा पार्टी है, उन्होंने आपको एक्सपेल कर दिया पार्टी से। देखिए, वो मुझे एक्सपेल तो नहीं कर सकती क्योंकि वो पार्टी की अध्यक्ष एक वक्त में थी, लेकिन जब उन्होंने संविधान के अनुरूप चलना बंद कर दिया, उपाध्यक्ष के जो पद हमारे संविधान में ही नहीं है उस पर वो मनोनयन करने लगी, तो पार्टी के लोगों को ये नागवार गुजरा और उसके बाद राष्ट्रीय कार्य समिति ने मेरा चयन बतौर अध्यक्ष पद पे किया है। तो मैं अपना दल की अध्यक्ष हूँ और मैं अपने दल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। मैंने आपसे बताया ना, हमारी पार्टी के संविधान के हिसाब से एक चुनाव हमारा हुआ और उस चुनाव के आधार पर मैं पार्टी की अध्यक्ष बनी। तो अब दूसरे एमपी जो हैं आपकी पार्टी में, वो तो आपकी पार्टी में नहीं है, यानी कि अपने दल में नहीं है, उनका अपना दल कोई और है। दूसरी पार्टी के सांसद कहाँ है? इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से दूसरी पार्टी में आपकी पार्टी के जो दूसरे सांसद हैं उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात, हमारी पार्टी के एक विधायक भी हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और वो भी हमारे साथ हैं। तो हम जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। जो आपकी माता जी की अपना दल है वो आपकी पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, मोदी जी की विचारधारा से सहमत नहीं है, जो जिनके मैंने भाषण पढ़े, मैं तो कभी मिला नहीं उनसे, इसलिए मैं कह नहीं सकता कुछ। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि किसी नेतृत्व में आस्था रखना या ना रखना ये तो किसी का भी अपना व्यक्तिगत विषय है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आस्था है, हमारे लोगों की आस्था है और हमें लगता है कि हम साथ चल के जो हमारा मिशन है उसको आगे ले जा सकते हैं। आपको लगता नहीं कि आगे जाकर के अभी एक्सपीरियंस आपको आएगा, आप अच्छे भावी नेता हैं और अब भी नेता हैं, उससे भी बड़ी नेता बनने की कोशिश होगी आपकी और लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। परंतु लगता नहीं कि परिवार में ना इकट्ठा रह नहीं पाना, जो नेता अपने परिवार में इकट्ठा नहीं रह सकता, वो कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने प्रदेश को इकट्ठा लगेगा, या आपके खिलाफ बात नहीं जा सकती? ये तो नजरिए का फर्क है। आपको लगता है कि मेरा परिवार सिर्फ 2-3 लोगों तक सीमित है, मुझे लगता है कि मेरा परिवार आज पूरा प्रदेश बन चुका है। तो ये तो नजरिए का फर्क है और मेरा पूरा प्रदेश का परिवार मेरे साथ खड़ा है। वो तो राजनीतिक परिवार है ना। राजनीतिक परिवार भी मानवीय भावनाओं से ही बनता है, मानवीय भावना और संवेदनाओं के बगैर कोई परिवार नहीं जो आपके अंदरूनी। और मुझे लगता है कि जब हम किसी बड़े कॉज के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। तो अभी वो परिवार अपना पीछे छोड़, सामाजिक राजनीतिक जीवन में आने के बाद तो जो आपका बायोलॉजिकल फैमिली है उसको आप पीछे छोड़ के आ गई। मेरी तो सगी बहन ही आई थी जब मेरा शपथ ग्रहण हुआ था, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं किसी से कोई दूरी रखती हूँ। और मैं एक बड़े कॉज के लिए, जो मेरे पिता का ही है, मैं उनकी बेटी हूँ, उन्होंने जो एक विचारधारा पैदा की है, एक मिशन दिया है, उसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपने मुझे बताया कि आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी कुछ कर रही हैं आप अभी, क्योंकि मोदी जी के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ती है, उसका असर उनके ऊपर भी हो सकता है। तो आप ऐसे कौन से, अगले 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं,
ऐसे कौन से प्रोजेक्ट आपको लगता है जो लेके जा रही हैं जिससे आपको लगता है चुनाव में कोई परिवर्तन आ सकता है? NH7 की, नेशनल हाईवे नंबर 7 की 4 लेनिंग की घोषणा की है। हमारे यहाँ आम घाट के जो क्रॉसिंग है उस पर ओवरब्रिज बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय के माध्यम से मेरे क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी कार्य हुए हैं और लगातार पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से भी हमारे क्षेत्र के विकास के काम चल रहे हैं। तो मेरी वहाँ की जनता के बीच में एक सर्वे कर कर आपको इसका बेहतर उत्तर ज़रूर प्राप्त होगा। अच्छा सर्वे तो करा रहे हैं हम, आ जाएगा थोड़े दिन के अंदर सर्वे वो भी, पर अभी लगता है कि फाउंडेशन स्टोन रखने की जो एक रीति होती है चुनाव से पहले वो बहुत तेज़ी से चल रही है आपके यहाँ। मैं 2 साल से जब से चुनी हूँ तब से मैं एक एक दिन ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँ और मेरे लोगों ने मेरा प्रयास देखा है और बराबर उन्हीं के सुझाव मुझे मिलते रहते हैं। कुछ ना कुछ नया करने की मैं कोशिश हमेशा करती रहती हूँ। लेकिन इस बात की सच्चाई आपको तभी पता चलेगी जब आप मिर्जापुर के लोगों के बीच में जाएंगे। तो मैं जरूर आपसे ये अनुरोध करूंगी कि आप जरूर मैं एक बार गया भी था, पर पहले बहुत पहले गया था, अभी नहीं गया। अब जाना चाहिए आपको। मैं गया नहीं क्योंकि मेरे शब्दों की सच्चाई आपको वहां जाकर जरूर जाएंगे, हम सर्वे करा रहे हैं उसके बाद जाएंगे, जरूर जाएंगे। पर मैं सवाल चीज पूछना चाहता हूँ कि आपका अपना रणभूमि किसको मानती हैं? ये केंद्र में मानती हैं या उत्तर प्रदेश में मानती हैं? देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं तो हमारी रणभूमि तो उत्तर प्रदेश है और 2017 में हमारी ये कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी के जंगल राज और गुंडा राज से मुक्त कराएं, एनडीए की सरकार बने, केंद्र में राज्य में एनडीए की सरकार होगी, बेहतर समन्वय होगा। अभी तक तो आपने मर्ज किया नहीं बीजेपी में, तो अभी आपका अपना क्षेत्र सीमित है आपका। उत्तर प्रदेश सारे में कितना प्रभाव है आपका, पता नहीं कितनी सीटें लड़ेंगे, मैं बाद में आपसे सवाल पूछूंगा। परंतु मैं ये पूछ रहा हूँ कि अनुप्रिया को आज से 5 साल बाद हम प्रदेश में ज़्यादा एक्टिव मानेंगे या सेंटर में मानेंगे? ये तो भविष्य के गर्त में है, समय आने पर सारे सवालों का बातचीत कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल से। मैं फिर वही सवाल हूँ सच्ची बात करने का कि आप बोल नहीं रही हैं राजनीतिक, आप लगता है पूरी राजनीतिक ट्रेनिंग मिल चुकी है, जवाब नहीं देना। मैं पूछ रहा हूँ कि भविष्य में आप उत्तर प्रदेश में आएगा। मुझे खुशी हुई कि आपको ये लग रहा है कि मुझे राजनीतिक ट्रेनिंग मिल चुकी है। मुझे तो लगता है कि अभी मैं अनट्रेन्ड ही काम कर रही हूँ। हम समझते थे कि नई जो युवा पीढ़ी आ रही है वो साफ बात करती है। मेरे को अब लग रहा है कि युवा पीढ़ी भी पुरानी पीढ़ी की तरह बोलती कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी तो यूएसपी यही है कि मैं बड़ा साफ बोलती हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके भविष्य में जो यूपी के अंदर मैंने बड़ा साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में आपका महाभारत यूपी में होगा, कहाँ होगा या पाटलिपुत्र में होगा? फिलहाल मेरा यही सपना है कि एनडीए की सरकार बने और उसके लिए मैं कार्य कर रही हूँ। एनडीए की सरकार वहाँ से बीजेपी है या आपकी पार्टी है? तो तीसरी पार्टी तो है नहीं अभी तक। तो एनडीए हो गया ना। नहीं एनडीए और भी लोग जुड़ेंगे आगे आगे, देखिए वो तो आप डिफेक्शन में, क्योंकि आपका विश्वास तो है नहीं, आपको लगता है ना कि बीजेपी वाले डिफेक्शन की दम पे लड़ रहे हैं वहाँ पर, उनकी अपनी पार्टी में कोई दम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में लोग बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के कुशासन से त्रस्त आ चुके हैं और वो स्वीकार करेंगे। अगर लोग आ रहे हैं तो फिर आप डिफेक्ट क्यों करा? कभी बीएसपी से तोड़ के ला रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी। लोग अपने आप आना चाह रहे हैं ना, कोई किसी को जबरन थोड़ी ना ला सकता है। लोगों को लग रहा है, लोगों अब कोई आ रहा है तो उसे दरवाजे से तो भगाएंगे तो नहीं ना। सबको लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपना दल की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, तब ना लोग आ रहे हैं। 15 साल से या 20 साल से झगड़ा कर रहे हैं बीजेपी के लोग। मैं आपकी पार्टी की नहीं कर रहा क्योंकि उनके ब्याह पे आप कितना बोलेंगी। सवाल नहीं लगता कि बीजेपी इतनी डर गई है कि जो आ जाए हमारे घर में बैठ जाओ जाके? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दूसरी पार्टियों में बैठे लोगों को बीजेपी से इतनी उम्मीद है कि उन्हें लग रहा है कि बीजेपी और अपना दल मिलकर सरकार बना लेंगे, इसलिए वो दौड़ लगा रहे हैं और शामिल होने के लिए। जितने भी अवसरवादी ताकतें हैं वहां पर कि आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, जितने लोग छोड़ के आ रहे हैं, अवसरवादी बीजेपी पार्टी में डिफरेंस कहां से हुई? राजनीति में कुछ हिस्सा तो अवसरवादी लोगों का होता है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, पूरी तरह खत्म जो सत्ता में होता है उसी की तरफ चले जाते हैं। वो तो जब चुनाव नजदीक आता है तो इस तरीके से होने ही लगता है, लेकिन लोग भागते उसी की तरफ हैं जिसकी सरकार में आने की उम्मीद है। आप भी डिफेक्शन अपनी पार्टी की तरफ कराएंगे कि नहीं कराएंगे लोगों के? हमें तो जो करना है या आपकी तरफ आएंगे, उनको लगता है कि आप मर्ज कर जाएंगे बीजेपी? अब आप ये लोगों को तय करने दीजिए। देखिए, मर्ज तो हमें करना नहीं है और 2 जुलाई को हमारी रैली हुई थी बनारस में और वहाँ पे स्वयं अमित शाह जी ने हमारे औपचारिक गठबंधन की घोषणा की है, तो हम तो गठबंधन में ही लड़ेंगे। आप अपनी पार्टी मर्ज नहीं करेंगे बीजेपी? मुझे इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती। आगे चल करके मुझे इसकी आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। हमें लगता है कि हम साथ मिलकर एक 11 बन सकते हैं। हमें एक किसी बीजेपी में समाहित होने की कौन सी आवश्यकता है? नहीं, उसके ना जब हमारी ताकत अलग अलग रहने से और जब हम पैरेलल चल के एक बहुत बड़ी ताकत क्रिएट कर सकते हैं तो क्या आवश्यकता है? एनडीए की सरकार तो हम साथ मिलकर बना लेंगे। तो आपको उम्मीद है कि काफी सीटें मिलेंगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। कितनी सीटें लड़ी थी आप 2012 में? 2012 में हमने 60 के लगभग सीटें लड़ी थी
और कितनी तब मिली थी? हम पीस पार्टी और इस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन तो था। कितनी सीटें मिली थी आपको? नहीं, मिलने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तब कोई बड़ा दल तो था नहीं, पीस पार्टी तो हमसे भी छोटा एक दल था, नया दल था। तो हम तो नई ताकत के साथ एक छोटी पार्टियां थी जो इकट्ठा आई इस बार थी। कितनी उम्मीद करते हैं सीटें आपको आप मिलनी देखिए, चाहिए? हमारा मकसद है कि एनडीए की सरकार बने और उसमें सीटों की संख्या और सीटों का बंटवारा बड़ा छोटा विषय तो है। आप नहीं लेकिन मिल समय सकते। आने पर हम अगर आपको सीट उसको भी नहीं तय दे, करेंगे। आप सीटें नहीं दे चल जाएगा तब भी। ऐसा क्यों चल जाएगा? हम मिलकर लड़ेंगे। मैंने पहले ही आपसे कहा कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, 1 और 1 11 की नहीं, ताकत साथ में लड़ने देखिएगा। का मतलब जरूरी कि एमएलए लड़े आपके? समय आने पर उसका भी बंटवारा भी तय हो जाएगा। तब सबसे पहले आपको बताऊं, बीजेपी के पास नेता तो कोई है नहीं जो लोकल। अब बीजेपी के पास बहुत सारे अनुप्रिया नेता पटेल हैं। को तो प्रोजेक्ट कर नहीं रहे हो। अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी की नेता है। हाँ, तो अनुप्रिया वो तो पटेल नेता अपना एनडीए काम की भी कर तो है रही ना। हाँ, तो एनडीए की भी नेता तो है। एनडीए का नेता भी तो प्रोजेक्ट हो सकता तो है। एनडीए में बहुत सारे नेता हैं। कि अभी तो बीजेपी ने कभी प्रधानमंत्री महिला जी का विषय मुख्यमंत्री है। बनाई नहीं उत्तर प्रदेश में, ना मुख्यमंत्री उनको प्रेसिडेंट बनाया, तो हो सकता है। बीजेपी के साथ ही तो मायावती जी आई थी, मुख्यमंत्री बनी थी। नहीं, वो अपनी पार्टी से बनी थी, तो हो सकता है उसको गिरा भी दिया। तो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि बीजेपी के पास नेता नहीं है, उसे लगता नहीं कि एनडीए के चांसेस चुनाव में जीतने के उतने नहीं है कि हर पार्टी का वहाँ पर नेता इस वक्त है? कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस ने भी दे दिया नेता वहाँ पर, अब जिसकी उम्मीद नहीं थी। अब देखिए, ठीक है, कांग्रेस ने भी दे दिया है, वो उनका अपना विषय है। और समाजवादी जहाँ के पास तक- अखिलेश है, बहन मायावती खुद हैं, और कांग्रेस की शीला दीक्षित जी हैं, और बीजेपी का कौन? अब ये प्रधानमंत्री जी का विषय, वो समय आने पर कोई ना कोई चेहरा देंगे उत्तर प्रदेश को, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। मैं तो पूछ रहा हूँ सिर्फ कि क्या जरूरत है कि नेतृत्व वहां पर कोई ना कोई नारा भी दे, नेतृत्व भी दे, तभी चुनाव जीत सकती है। देखिए, नारा भी होगा, नेतृत्व भी होगा, समय आने पर सब कुछ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, पर अब जब, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब अखिलेश के खिलाफ आप बोल रहे हैं कि वहाँ समाजवादी पार्टी के खिलाफ इतने लोग हो गए हैं कि उनका कहना ये कि इतना विकास किया हमने, इतनी सड़कें बना दी हमने, मेडिकल के एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ अच्छी है बाकी प्रदेशों के मुकाबले में, इंडस्ट्रियल वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, दूसरी बात है एजुकेशन में अच्छा है, उन्होंने इतनी समाजवादी पेंशन स्कीम, लैपटॉप स्कीम, पता क्या क्या किया है उन्होंने। और जितना अगर आप अखबारों में पढ़ें तो ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में विकास ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ऐसे ही होता है, जब चुनावी वर्ष आता है तो अचानक से इतने सारे झुंझुने बजने लगते हैं कि लगता है कि सरकार ने विकास की गंगा लैपटॉप बहा 5 दी साल पहले है। बांटे गए, 4 साल और पहले। बुलंदशहर की घटना अभी 4 दिन पहले ही हुई है। पहले तो वो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था ही संभाल लें और प्रदेश की आबादी को सुरक्षित ही रख लें, उसके बाद वो विकास की बातें करें। माननीय मुख्यमंत्री जी 5 वर्षों तक यही साबित करने में लगे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो फैसले लेते रहे और हाईकोर्ट उसको खारिज करती रही। तो एक निर्णायक मुख्यमंत्री की भूमिका में वो आए कब है, मैं तो आज तक यही नहीं समझ पा रही हूँ। उत्तर प्रदेश को एक निर्णायक मुख्यमंत्री की जरूरत है, जैसे देश के अंदर एक निर्णायक प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ 12 बड़े फैसले हुए पिछले 1 साल के अंदर। तो सुप्रीम मैं कोर्ट ने इतना जानती हूँ कि कोर्ट आज देश का नेतृत्व जिसके हाथों में मैं यूपी पे वापस चलता हूँ डिसाइसिव है। क्योंकि केंद्र सरकार के बारे और में इसलिए पूछा हूँ आपसे क्योंकि अखिलेश यादव जब वहाँ पर खड़े हैं, उसके खिलाफ बोलने के लिए आपके पास यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, और अखिलेश का कहना क्या क्या ये है? छोटी प्रॉब्लम है? मैं आप आ रहा हूँ, उनका कहना क्या है, मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, सच्ची बात उनसे भी की। उन्होंने मेरे को आंकड़े दिखाए जो आपकी सरकार ने दिए कि महिलाओं के प्रति जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रदेश कौन है? सबसे नंबर 1 मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा रेप वहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ वो वहाँ होते हैं। जस्टिफाई करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। नहीं, इसलिए तो वो जस्टिफाई सवाल है कि करेंगे फिर मुख्यमंत्री को और blame उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है? मुझे तीसरे नंबर पे। तो उत्तर प्रदेश तीसरे वेस्ट नंबर पे बंगाल है, तो नंबर ये दूसरे पे है। मुख्यमंत्री के लिए बहुत गौरव की बात है। नहीं, उनका कहना ये है कि अगर वहाँ का मुख्यमंत्री जिम्मेवार है तो मेरी सरकार की मुख्य जिम्मेवार ठहरा रहे हो। मतलब कि अगर वहाँ के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में दिन में 100 बलात्कार हो रहे हैं तो मेरे यहाँ 80 हो रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं मध्य है। प्रदेश जो में हो रहा है, ठीक है। मतलब आप नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात ही नहीं कर रही हूँ, वो मेरा विषय ही नहीं है। मेरा ये कहना है कि गंदगी वहाँ ज्यादा है और यहाँ थोड़ी कम है, ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं हो क्राइम सकता। सारे देश में बढ़ रहे हैं, हर जगह बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन पूरे देश में बढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आप तो फिर भी नंबर 3 है, नंबर 1 नहीं है। तो नंबर 3 भी है, तो कोई ये तमगा, मतलब ओलंपिक्स में 3 नंबर का मेडल तो लेकर नहीं आए हैं। आप अपराध में, महिलाओं के गोल्डन तो खिलाफ आपके पास अपराध है, में, गोल्ड मेडल तो आपके पास है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में आप तीसरे नंबर पे हैं, तो ये आपके लिए शर्म का, अफसोस का विषय होना चाहिए। इसमें आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी पोजीशन विकास हुआ कि नहीं हुआ यूपी में, बताइए। मुझे तो कोई विकास नजर नहीं आता। और बाकी तो आगरा तक की सड़क बना रहे, रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए, सड़क बना लीजिए, गांव में जाकर देख लीजिए कितनी सड़कें बनी हैं और लोगों को कितनी पेंशन मिली है, और लोहिया योजना से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, और लैपटॉप कितनों तक पहुंचा है। ये तो गांव में बैठा हुआ वोटर आने वाले चुनाव में बताएगा। कि मैं कहना चाहता हूँ यूपी के अंदर जब भी चुनाव आते हैं या किसी प्रदेश में आते हैं, जैसे अभी क्या मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे दलितों के ऊपर प्रहार हुआ, और गुजरात के अंदर दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए, ये 6.6 हैं।
तो ये जो आप दलितों और मुसलमानों के नाम पर जो सांप्रदायिकता के नाम पर जो किया जाता है, जैसे कैराना के अंदर कर लिया कि हमारे लोग निकाले जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है इन इशू से वोट मिलते क्या? देखिए, मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसे किसी इशू से वोट मिलते हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में कोई सामाजिक परिस्थिति विकसित हो रही है तो हम नेता होने के नाते उन परिस्थितियों को उजागर तो करेंगे, उन पर चर्चा तो करेंगे और उनकी हकीकत को जानने का प्रयास भी करेंगे। नहीं, पर आप सिर्फ ये कि बीफ किसी ने अखलाक के खिलाफ, उसके फैमिली के खिलाफ केस कर दो, या कैराना में मुसलमान छोड़ गए या हिंदू छोड़ गए, इस इशू को उठाने के बजाय कि वहाँ पर गरीबी इतनी है, वहाँ पर गंदगी इतनी है, यहाँ पर क्राइम जो इशू उठा रही हैं आजकल, ऐसे इशू के ऊपर गरीबी और गंदगी की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि सरकार ने गंदगी को खत्म करने के लिए सबसे पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलाया है। अगर आप गरीबी की बात करें तो प्रधानमंत्री यूपी के अंदर गरीब पर केंद्रित होकर नहीं, आपने कहा कि गरीबी और गंदगी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी जाती है, मैं यूपी के इशू पे ला रहा हूँ आपको कि यूपी के अंदर जो इशू इतने सारे हैं आपके साथ जो कह रही हैं, करप्शन आप कह रही हैं वहाँ पर है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर है, तो ये गौ बीफ का और ये दलितों का ये उस तरह से इशू उठा करके आप क्या वोट को डिवाइड एंड रूल की बात करना चाहती हैं? देखिए, यूपी के लोग बहुत समझदार हो गए हैं और हर आदमी आज विकास चाहता है, वो गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, और यूपी की अपनी एक इक्वेशन है। और हम जिस सरकार के आज अंग हैं, आज मैं जिस दल के साथ अपने दल को जोड़कर चुनाव लड़ने जा रही हूँ, वो विकास के मुद्दों को आगे रखते हैं और साथ ही यूपी की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को संरक्षित करने की भी बात करते हैं। और मुझे लगता है कि जब इन विषयों को लेकर हम चुनाव के मैदान में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें अवसर मिलेगा। नहीं, अभी जो पीछे दंगे बड़े हैं कुछ प्रदेश के अंदर, तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आती है तो उत्तर प्रदेश में तो कानून की व्यवस्था खत्म होती है और दंगे बढ़ते हैं। ये कौन सी नई बात है? पिछले 4 कार्यकाल को उठाकर देख लीजिए ना, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्या हुआ है, और हर बार ये सरकार गई है तो इसी मुद्दे पर गई है। ऐसा क्यों है कि इनकी कानून व्यवस्था कभी दुरुस्त नहीं होती? लॉ एंड ऑर्डर पे इस बार भी लॉ एंड ऑर्डर पे जाएगी। आप लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त नहीं रखते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रदेश पे ऐसी घटनाएं हो। आपकी टक्कर किससे है, बीएसपी से या समाजवादी पार्टी से? दुश्मन बड़ा कौन है आपके लिए? सभी दुश्मन हैं, सभी ने। नागनाथ है, कौन सांपनाथ है? अब नागनाथ सांपनाथ सब बराबर हैं। एक भ्रष्टाचार का पर्याय है, एक जंगल राज का पर्याय है, और उत्तर प्रदेश को दोनों से ही मुक्त कराना है। क्योंकि जो उनके इतने सारे वोट मुक्त आप कराएंगी, आप तो नंबर 3 की पार्टी हैं, आपके पास 45 सीटें हैं और आप मिलकर के आपको पता नहीं कितनी है, आपको 220। अभी शेर को सवा शेर बनने के लिए सवा तो चाहिए होता है ना। तो आप तो शेर भी नहीं है ना अभी आप तो आधा है, हम तो कह रहे हैं जिसको तो हम कह रहे हैं कि हम सवा है, वही तो कह रहे हैं कि हम सवा है, तो शेर को सवा शेर बनाना है तो हम वो सवा बन रहे हैं ना। सवा को सवा शेर बनाना है आपको, क्योंकि आपको लगता है कि बहन जी आप ये बनना चाहती दोनों, अभी राज तो उनका है ना, आपकी टक्कर किससे है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप किसको मानते हैं कि जो अगर अखिलेश को हटाएंगे तो आपको वोट क्यों देंगे? वो मायावती को देंगे। क्यों मायावती जी को क्यों देंगे? उनके जमाने में लोग कहते हैं बहुत अच्छा था, लेकिन भ्रष्टाचार था। तो लोगों को भ्रष्टाचार भी तो नहीं चाहिए, तो मायावती जी को भी मौका क्यों मिलेगा? भ्रष्टाचार चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? नहीं, मैं तो लोगों से बात तो आपको भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, जनता को भी नहीं चाहिए। तो ना भ्रष्टाचार चाहिए। भ्रष्टाचार अखिलेश के खिलाफ आपने एक केस बनाया, बताइए उनके खिलाफ पर्सनल क्या चार्ज? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। नहीं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पर्सनल तो अभी बात ही नहीं कर रही हूँ। पर्सनल तो मैंने किसी के बारे में कोई व्यक्ति के बारे में होता है ना। व्यक्तिगत तो देखिए, अगर कभी बात करेंगे तो वो तो पूरे एविडेंस के साथ बात करेंगे ना। अभी मैं बिना एविडेंस के किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप कैसे लगा सकती हूं? विरोध हो रहा है, वो तो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। परंतु जब आपने कहा, मैंने जब सवाल किया भ्रष्टाचार किया होगा, हमने भ्रष्टाचार, आपने कहा कि लोग इनको मौका नहीं देंगे तो उनको क्यों देंगे? तो उन्होंने तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रखा था, तो मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रखा था, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा दिया था। एनएचएम का घोटाला तो पूरे देश ने देखा है, कैसे कैसे लोगों के सीएमओ डिप्टी सीएमओ मारे गए हैं, ये भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। तो क्या लोग वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार आ जाए? तो लोगों को तो ना भ्रष्टाचार चाहिए ना जंगल राज चाहिए। इतना भ्रष्टाचार है वहाँ, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। जितने बाई इलेक्शन हुए 2014 के बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी लेकर के, सब में बीजेपी हारी क्यों? देखिए, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो उस चुनाव में बहुत धांधली हुई थी, और उस वक्त हमने चुनाव की जब काउंटिंग का बहिष्कार सारे ही प्रत्याशियों ने कर दिया था, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें वगैरह की सील वगैरह टूटी हुई पाई गई थी।
और ये बाय इलेक्शन जो ये तो होता है जो ये जीते जो सत्ता पक्ष सिकंदर का होता है ना, इलेक्शन देखिए, कमीशन इलेक्शन तो बाय इलेक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ये सत्ता पक्ष को तो आपने ऐसा पिटाई की 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में कि वहां पर उनके तो अपने कर्मों से पिटाई हुई ना उनकी। 337 जीतों पर आपने लीड किया, वहां 2 महीने बाद 6 महीने बाद अब बाई इलेक्शन हार जाए, जनता 2 महीने में ही आपसे चूक गई। नहीं, हमसे नहीं चूकी है, अभी 2017 में पता चलेगा कि हमसे नहीं चूकी है। कितनी सीटें जीतेंगे आप? हाँ, कितनी जीतेंगे? हम पूर्ण बहुमत की उनका सरकार बनाएंगे, 265 प्लस टारगेट है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, मतलब आप 265 से सहमत नहीं है इसका मतलब? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। चलिए देखेंगे आप कितने बनाती है कि नहीं बिल्कुल। बनाए। हमारे स्टूडियो में ना आए, आप दूर है ना हम दूर है, हम भी दूर हैं, देखिएगा 6 इंडिया महीने की बाद सरकार देखेंगे। बनेगी। पर आपको 265 के ऊपर डाउट लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, पर मुझे आप तो हमारे- पूरा विश्वास है कि इंडिया आपकी की पूर्ण सरकार बहुमत बनेगी। की सरकार चलिए, बनेगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार। जय हिंद।